हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नू स्मार्ट स्टडी पर। स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान की ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी कंसेप्ट क्या है, क्या ये साइंस है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय से तात्पर्य यह नहीं लेना चाहिए कि ये कोई धर्म से रिलेटेड कोई शब्द है। संप्रदाय का मतलब क्या होता है, जब बहुत लोगों के विचार अलग अलग होने लगे तो वो विचार अपना अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं और उनके अलग अलग समर्थक हो जाते हैं, उन्हीं को ही संप्रदाय बोला जाता है। तो मनोविज्ञान का जो संप्रदाय हैं वो कई संप्रदाय हैं, कम से कम 6-7 संप्रदाय बने हैं। हम उनके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। मनोविज्ञान के संप्रदाय अभी हम एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय हैं। नंबर 1, संरचनावाद संप्रदाय। इनके संस्थापक थे विलियम वुड। प्रकार्यवाद संप्रदाय, विलियम जेम्स ने स्थापना की थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, इनके संस्थापक थे वैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफका और कोहलर। व्यवहारवाद संप्रदाय, इसके संस्थापक थे जेबी वॉटसन। संज्ञानवाद संप्रदाय, इनके संस्थापक थे मैक्स वर्दीमर। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, सिगमंड फ्रायड। और मानवतावाद संप्रदाय, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब हम इन सभी संप्रदाय के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है संरचनावाद संप्रदाय। इसके संस्थापक थे विलियम वुंड और टिचनर। और ये संरचनावाद जो संप्रदाय है मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला पहला संप्रदाय है। इसी समय प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना हुई थी, हम पढ़ भी चुके हैं। 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है वो स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, और इस मनोविज्ञान में जो विधि अपनाई जाती थी वो अंतर्दर्शन विधि थी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी है, हम पढ़ लेते हैं एक बार। वुंट यह मानते थे कि चेतना के विचारों, अनुभव, संवेगों और अन्य मुख्य तत्वों में बांटा जा सकता है। किसी के आत्मगत अनुभवों का वस्तुगत आधार पर मापने एवं परीक्षण करने को वस्तुगत अंतर्दर्शन के नाम से जाना जाता है। अंतर्दर्शन यानी कि आप मन में क्या सोच रहे हैं, किसी चीज़ को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, उसे अंतर्दर्शन बोला जाता है। और वस्तुगत का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ही प्योर हो, वस्तुगत का मतलब वो होता है। ठीक है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, जो मन में आता है सिर्फ वही बोल देना और वही उत्तर होना। टिचनर ने भी मन की या मस्तिष्क की संरचना को जानने की इच्छा हुई, टिचनर को भी चेतना के तत्वों को जानने की। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है, जब 1979 में प्रयोगशाला स्थापित हुई और 1879 में प्रयोगशाला स्थापित हुई और 1880 में जो मनोविज्ञान है दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बन गया था। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि जो जनक थे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, विलियम वुंट। और जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट को ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। और ये किस पर स्टडी करते थे, चेतना पर स्टडी करते थे। ठीक है, और 1880 में स्वतंत्र विषय बन गया था इनके कारण, और 1879 में एक प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। और इनके समर्थक कौन कौन थे ये भी जान लेना चाहिए। टिचनर के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ ही एडलर और बेडफोर्ड का नाम भी आप कर लीजिए इसमें सम्मिलित। ठीक है, अब दूसरा जो संप्रदाय आया वो प्रकार्यवाद संप्रदाय आया। इसको कार्यात्मक संप्रदाय भी कहते हैं और इनको स्थापना किसने की थी, विलियम जेम्स ने की थी। ठीक है, तो इनके समर्थक कौन कौन थे, एक तो जॉन डेवी का नाम मेन आता है। इसके साथ ही मैं 2-3 नाम और बता देती हूँ आपको। एक एडवर्ली थॉर्नडाइक, मैकिन कैटल, विलियम वुडवर्थ और रोलैंड एंजिल, ये इनके समर्थक थे। इनकी इनका काम मतलब इसकी विषय वस्तु क्या थी प्रकार्यवाद संप्रदाय की, ये किस चीज़ को मानते थे, ये चेतना को नहीं
बल्कि चेतना कैसे कार्य करती है उसको मानते थे, उसको समझने का प्रयास करते थे, चेतना के कार्यों को, चेतना के प्रभावों को समझने पर बल देते थे। उनका क्या मानना था, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर पूर्णतः प्रतिपादित किया जा सकता था। ठीक है, और इसमें यहाँ था कि किस प्रकार मस्तिष्क वास्तविक संसार में लोगों को कार्य करने की आज्ञा देता है। तो यह उपागम प्रकार्यवाद के नाम से जाना गया और जेम्स हार्वर्ड ने विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। कौन से विश्वविद्यालय में? अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जेम्स ने इसको स्थापित किया था, विलियम जेम्स ने। ठीक है, तो संरचनावाद जो संप्रदाय था वो किस पर बल देता था कि चेतना, चेतना क्या है, लोगों की क्या अनुभव करते हैं लोग, क्या संवेगों की, विचारों की, इन ये सब चीज़ों पर ये अध्ययन करते थे। और प्रकार्यवाद में क्या कहा जेम्स ने? जेम्स ने कहा कि चेतना कैसे कार्य करने की आज्ञा देता है, कैसे देता है, इस चीज़ पर चर्चा करने के लिए की थी उन्होंने। आगे आ जाता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। अब गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, सबसे पहले तो गेस्टाल्ट का मतलब समझना चाहिए हमें कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है, जर्मन भाषा का ये शब्द है, इंग्लिश का, और गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से। मतलब पूर्ण रूप से मतलब इसमें हर चीज़ को सम्मिलित किया गया, इसमें व्यवहार को भी सम्मिलित किया गया, इसमें चेतना को भी सम्मिलित किया गया, मतलब हर दोनों को सम्मिलित किया गया, इसलिए इसे गेस्टाल्ट का नाम दिया गया था। ठीक है, और गेस्टाल्ट के जो समर्थक थे कौन कौन थे? मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोफका और कोहलर, इन तीनों ने इसका समर्थन किया। और दो नाम और आप ले सकते हैं, एक नाम और है कर्ट लेविन, इसको आप लिख लीजिए, ये भी इसी के समर्थक थे। इन्होंने क्या कहा, इस संप्रदाय में मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार दोनों को विज्ञान माना और पूर्णता को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है और इसलिए इसे संज्ञानवाद भी कहा गया। तो इस गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को संज्ञानवाद मनोविज्ञान भी कहा जाता है, आप संज्ञानवाद संप्रदाय भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा इन्होंने, दोबारा समझिए कि जो मस्तिष्क है, मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? चेतना का और व्यवहार दोनों का अध्ययन किया जाता है। और इस गेस्टाल्टवादियों ने दोनों को ही विज्ञान माना है और कहा है कि दोनों को ही समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, इसलिए उसे संज्ञानवाद भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम व्यवहारवाद पर। व्यवहारवाद क्या है? जब चेतना, संरचनावाद में कहा गया कि चेतना पर अध्ययन होना चाहिए, और प्रकार्यवाद में ये डिस्कशन चल रहा था कि चेतना कैसे कार्य करती है। तो इन दोनों में जब कन्फ्यूजन चल रहा था तो एक और संप्रदाय उभर कर सामने आता था जिसको बोला गया व्यवहारवाद संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी जेपी वॉटसन ने। जेपी वॉटसन ने की थी और इनके समर्थक कौन कौन थे? एक तो स्किनर ही थे, पावलव थे, दो नाम तो यही हो गए, एक हल और मैकडूगल भी आप लिख सकते हो, ये भी इनके संप्रदाय थे। जेपी वॉटसन ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और व्यवहार शब्द का मैं ये बता भी चुकी हूँ कि व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। और 1905 में उनकी एक बुक आई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने इसमें इस बुक में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसको विज्ञान कब किसने माना था? जेबी वॉटसन ने 1913 में। 1914 में इनकी बुक ही आ गई थी जेबी वॉटसन की, आप लिख सकते हो, जेबी वॉटसन की बुक आई थी, कौन सी आई थी 1914 में? व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। ठीक है, मैं एक लिस्ट टेलीग्राम पे ज़रूर डालूंगी बुक्स और उनके राइटर्स की, मनोविज्ञान में जिन्होंने भी जो बुक्स लिखी हैं। ठीक है, तो जेबी वॉटसन के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने
उनका मानना क्या था, किस चीज़ पर अध्ययन करना चाहिए। व्यवहार क्या होता है, व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। मैं आपको बता भी चुकी हूँ पिछली क्लास में कि उद्दीपक क्या होता है, जिससे भी कोई क्रिया उत्पन्न होती है वो उद्दीपक माना जाता है, और उसी के प्रति अनुक्रिया होती है। मान लो बहुत सारा एनवायरनमेंट में आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सभी उद्दीपक है, लेकिन उद्दीपक मेन क्या होगा, जैसे डोरबेल बजती है तो वो उद्दीपक है, और डोर बेल बजती है वो उद्दीपक है, वहाँ क्रिया हुई है, किसी ने क्रिया की है, और आप रिस्पॉन्स क्या करते हो, उठ के डोर खोलने जाते हो, आप अनुक्रिया कर रहे हो। तो ये दोनों ही सम्मिलित चीज़ें क्या बन गई, व्यवहार बन गई। और वो उनका ये मानना था कि व्यवहार के लिए हमें आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि हमें ये नहीं है कि माता पिता को व्यवहार करना आता है तो ही बच्चों को व्यवहार करना आएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवहार करना कोई सिखाता नहीं है। वो ये मानते थे, उनका एक कथन भी है कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं उन्हें शिक्षक, अभियंता, वास्तुकार, और आप कहोगे तो मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। तो आप मुझे बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। मतलब कि एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देंगे कि वो जो चाहे बच्चों को वही बना सकते हैं। तो उन्होंने व्यवहार पर अपने विचार रखे। नेक्स्ट आ जाता है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक सिगमंड फ्रायड थे, और फ्रायड ने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट उनके थे, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये 3 पार्ट थे ब्रेन के, उन्होंने जो बताए थे। और वो अनकॉन्शियस पार्ट पर ज़्यादा मतलब मानते थे, ज़्यादा सोचने के लिए ज़्यादा अध्ययन किया उन्होंने। और मेन भी वो अनकॉन्शियस पार्ट यानी कि अचेतन मन को मानते थे। और इनके जो पहले समर्थक थे वो मैं बता देती हूँ। समर्थक इनके थे एक मिनट, सॉरी, वेट ए मिनट, वेट कीजिए थोड़ा सा। इनके समर्थक, हाँ कहाँ थे हम, इनके समर्थक थे कार्ल यूंग, एडलर, कार्ल हर्ने और एरिक एरिक्सन। ये इनके संस्थापक थे, और इन्होंने अचेतन मन पर जोर दिया। उन्होंने 3 मन बताए थे, अचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि अचेतन मन में जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो भी यादें होती हैं, अनुभव होते हैं, वही केंद्र बिंदु होते हैं। अचेतन विचार जो होते हैं, स्मृतियाँ होती है, मुख्य वाचित होते हैं, और जो स्वप्न हमें आते हैं, ठीक है, तो वो सब अचेतन मन में जो होते हैं उनकी व्याख्या करके ही हम मनुष्य के बारे में जान सकते हैं। उन्होंने ये कहा था। हम मनोविश्लेषण वाद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल से ज़रूर पढ़ेंगे। अब मैं बता देती हूँ इसके बारे में, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने अचेतन मन में क्या होता है, ये एक तार्किक मन, आनंद का नियम, इच्छाओं का भंडार घर, आनंदवादी मन होता है, ये सुखवादी मन होता है, और छोटे बच्चों में इसकी प्रधानता होती है अचेतन मन की, और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मन होता है। अर्धचेतन मन क्या होता है, ये वास्तविकता को मानता है, उसका समर्थन करता है, समस्त ज्ञान इसके अंदर होता है, और याद की गई चीज़ों वाले जो तत्व हम अचानक भूल जाते हैं वो इसमें होते हैं अर्धचेतन मन में। और चेतन मन में क्या होता है, ये नैतिकवाद होता है, आदर्शवादी होता है, समाजीकरण की भूमिका इसकी होती है, जो बच्चों में हम डालते रहते हैं ना, सामाजिक, ये यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रुझान रखने वाला ये मन होता है चेतन मन, ये सब अर्जित करता है। तो मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन हम यहाँ पे इसको इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हम सिगमंड के ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को विस्तार से पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। अभी हम यही पढ़ रहे हैं। अब आ जाता है मानवतावादी संप्रदाय। यह एक तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है, और जिसके अनुसार मानव की योग्यता स्वयं अपने जीवन पर निर्देशित होती है। मैं यहाँ आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ। इनके संस्थापक थे अब्राहम मैस्लो और कॉल रोजर्स, ठीक है। तो इनका क्या मानना था,
कि मनुष्य का अध्ययन कैसे किया जाए। मानवतावादी मानने वाले जो लोग थे उनका मानना था कि इसका जो सिद्धांत, इन्होंने एक मांग की आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मतलब कि मनुष्य कैसे अपनी पर्सनैलिटी बनाता है, कैसे वो क्या बन जाता है, वो उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है, आवश्यकता पर। ठीक है। उन्होंने एक चीज़ दी थी, मैं अभी आपको यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ। इन्होंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये बताया था। यहाँ नीचे से गिनती शुरू कीजिए। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। नंबर 1 और जो सबसे ज़्यादा होती हैं और सबसे पहले नंबर पे होती है वो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे सुरक्षा की मांग होती है। शारीरिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। मनुष्य कभी भी अपने, मान लो एक मनुष्य खड़ा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास सबसे पहली मांग क्या होगी कि उसे खाने को खाना चाहिए, रोटी और कपड़ा चाहिए रहने के लिए, घर वो बाद में। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सुरक्षा की मांग करता है। जब उसकी पहली आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती है, वो दूसरी आवश्यकताओं की मांग करता है, सुरक्षा की मांग करता है, घर की मांग करता है। उसके बाद वो समाज की आवश्यकताओं की, तीसरे नंबर पे समाज की मांग करता है। जैसे वो जब उसके पास रोटी भी हो गया, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, घर भी हो गया, सुरक्षा की आवश्यकता भी पूरी हो गई, फिर वो अपनी शिक्षा और रोजगार की तरफ ध्यान देगा, तो वो समाज की आवश्यकता अनुभव करेगा। चौथे नंबर पर आ जाता है सम्मान की मांग। फिर वो अपनी रिस्पेक्ट की, वो चाहेगा कि समाज में उसकी रिस्पेक्ट हो, सब उसको सम्मान दे। ठीक है। और समाज में जितने भी 90% लोग हो, 95% लोग होते हैं, वो इन चीज़ों की मांग रखते हैं। पांचवा जो स्तर आ जाता है, जो लेवल आ जाता है, वो आत्म अनुभूति का लेवल होता है। जो संसार में जितने भी लोग हैं उनका 5% लोग ही इस चीज़ को की मांग करते हैं। अभी फिलहाल तो ये इतना भी नहीं होगा आज के टाइम पे। और ये सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने, और अब्राहम मैस्लो को ही मानवतावाद संप्रदाय का जनक माना जाता है। और अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद को आशावाद भी कहा जाता है कि मनुष्य की आशाएं कभी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी आती रहती है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक संप्रदाय, और ये हम पढ़ चुके हैं। गेस्टाल्टवाद जो होते हैं वही संज्ञानवाद संप्रदाय का नाम दिया गया है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय को। और ये गेस्टाल्ट उपागम और कंप्यूटर के विकास दोनों के रुझान के स्वरूप आया है। ठीक है। और इसके जो समर्थक थे वो एबिंगहॉस और बार्टलेट थे। और इन्होंने क्या किया, स्मृति की सामाजिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। और इन्होंने ये जो कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, ये जो सदृश है वो कहाँ कहाँ यूज किया गया, स्मरण, बुद्धि, भाषा, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता पर केंद्रित हुआ है। ठीक है। तो ये तो गेस्टाल्टवाद ही है एक तरह से। उसके बाद अभी हम एक नज़र डाल लेते हैं हमने आज कौन कौन से क्या क्या पढ़ा है। मनोविज्ञान के संप्रदाय, हम संरचनावाद पढ़ चुके हैं, विलियम बूट जिन्होंने चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। उसके बाद प्रक्रियावाद जिन्होंने चेतना के कार्य पर जोर दिया। गेस्टाल्टवाद ने चेतना और व्यवहार दोनों पर जोर दिया, चेतना प्लस व्यवहार। ठीक है। व्यवहारवाद के संप्रदाय जेबी वॉटसन जिन्होंने व्यवहारवाद के अध्ययन पर जोर दिया। संज्ञानवाद वर्दीमर थे इनके। और संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद भी एक ही तरह से मान सकते हो आप इनको, एक ही चीज़ है। मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय सिगमंड फ्राइड थे जिन्होंने अचेतन मन पर, इन्होंने बुद्धि के 3 पार्ट भी कहे लेकिन खुद ही अचेतन मन पर जोर देने का प्रयास किया, इस पर अध्ययन करने का प्रयास किया। और मानवतावाद संप्रदाय, इसके जो संस्थापक थे वो अब्राहम मैस्लो थे। इन्होंने सामाजिक आवश्यकताओं पर अध्ययन करने का बल दिया। तो ये हमने पढ़ा आज विस्तार से तो नहीं कहूँगी, आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से इनको, हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मनोविज्ञान में शोध की विधियाँ
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।